हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। इनवर्स के बारे में हमने डिटेल में उस चीज़ को डिस्कशन किया है कि इनवर्स कैसे वर्क करता है और कैसे फंक्शन डिफाइन होता है ना। तो एक बार मैं उस चीज़ को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपको याद होगा कि जो हमारा एक कोई फंक्शन गिवन होता है ना, और अगर कोई फंक्शन हमारा a से b में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन a से b में डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन f जो है हमारा वो बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो हम इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि इसका इनवर्स फंक्शन एक g फंक्शन है, तो g फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइंड होगा, b टू a डिफाइन होगा, है ना। b टू a हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इस फंक्शन को, ये हमारा गिवन फंक्शन है, तो g फंक्शन को हम इसका इनवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेट इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, अगर g जो है वो f का इनवर्स है, तो हमें पता है कि अगर आप एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट करते हो, है ना, तो कंपोजिट फंक्शन अगर आप इनवर्स फंक्शन का कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, है ना। यही हमने इनवर्स फंक्शन में डिफाइन किया था और इसी तरीके से डिफाइन किया था, ठीक है। तो अगर आप g ऑफ fx कैलकुलेट करने का ट्राई करो, है ना, अगर आप g ऑफ fx कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। या अगर आप f ऑफ gx कैलकुलेट करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। ये दोनों आइडेंटिटी है, लेकिन एक चीज आपको वहां पे मैंने ये भी बताई थी कि ये जो x होता है, ये x एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है ना। ये दोनों x एक्चुअली में सेम सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये दोनों x क्या कर रहा है, अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहा है। कैसे अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला x किस सेट को बिलोंग करेगा, ये वाला x, क्योंकि ये वाला x हम कहां पे पुट कर रहे हैं, fx में पुट कर रहे हैं, है ना। तो fx हमारा कहां से कहां डिफाइन है, a से b डिफाइन है। तो ये वाला जो x होगा वो आपका कहां पे बिलोंग करेगा, सेट a से बिलोंग करेगा। और सेकेंड वाला जो हम किस में पुट कर रहे हैं, g में पहले पुट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप g में पुट कर रहे हो तो ये वाला जो x है ये किसको बिलोंग करेगा, सेट b को बिलोंग करेगा, है ना। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन था आपका इनवर्स फंक्शन का, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया था, है ना। तो इस डिस्कशन में हमारा मेन एम यही था कि किसी तरीके से हम एक ऐसा फंक्शन g डिफाइन कर पाए जिसको अगर हम fx के साथ कंपोजिट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, है ना। अब हम एक्चुअली में पर्टिकुलरली पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो इनवर्स वाला पार्ट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मैं बेसिकली स्टार्टिंग हम करते हैं अपने साइन एक्स फंक्शन से, है ना। तो अगर कोई हमें y इक्वल टू या fx इक्वल टू कोई अगर हमें साइन एक्स दे देता है, ठीक है, और अगर कोई हमसे बोलता है कि इसका इनवर्स निकाल के बताओ क्या होगा, तो क्या हम इसका इनवर्स निकाल के बता पाएंगे, इसका हम इनवर्स निकाल के नहीं बता पाएंगे। क्यों ऐसा होगा, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो आपका साइन एक्स फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स फंक्शन आपका हेलो, अभी सही आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपका साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स फंक्शन यहां पे क्या होगा, आपका साइन एक्स आपका इनवर्स नहीं रहता है, सॉरी, साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स फंक्शन यहां हमारा बाइजेक्टिव नहीं है ना। ऑलरेडी आप ये पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हो और पहले भी आप 11th में भी इस चीज को डिस्कस किया था हमने, है ना, कि साइन एक्स क्या हमारा इनवर्स फंक्शन, सॉरी, बाइजेक्टिव नहीं होता है ना। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं और डिस्कशन भी कर चुके हैं इस बारे में, है ना। तो साइन एक्स फंक्शन क्या होगा आपका, बाइजेक्टिव नहीं होगा, है ना। तो अगर आपका साइन एक्स बाइजेक्टिव नहीं है
तो हम फिर इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना। ये भी चीज समझने वाली बात है कि अगर आपका sin x बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या हम इसका इनवर्स निकाल पाएंगे। अगर कोई हमसे बोलता है कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालो, तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट कहां से कहां डिफाइन होता है, आपको याद होगा R टू R में डिफाइन होता है ना। और sin x का आपका कर्व पता है, sin x का कर्व इस तरीके से मूव करता है ना। तो sin x फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है हमारा, ये फंक्शन पर्टिकुलरली हमारा क्या है, ये हमारा मेनी वन एंड ऑन इनटू फंक्शन है ना। यही चीज हमने पहले देखा था, इनटू फंक्शन। तो अगर ये मेनी वन इनटू है तो हम इसका इनवर्स तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, है ना, पहली चीज। तो अगर हमें ये समझना है कि इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो पहले लास्ट लेक्चर में और लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर आपको कोई फंक्शन को 1 1 मेनी वन नहीं है ना, या 1 1 या ऑन टू नहीं है, तो उसको आप पर्टिकुलर सेट में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, है ना। सेट बनाना हमारे ऊपर है ना। तो ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे R टू R में डिफाइन किया हुआ था, इस पर्टिकुलर पार्ट में तो ये मेनी वन और इनटू है ना, मेनी वन और इनटू है। लेकिन अगर हम अपने फंक्शन को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करें, और किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो sin x का मैं एक पर्टिकुलर ब्रांच ले रहा हूं। ये देखो ये कौन सा पार्ट है, -π/2 और ये π/2, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये ब्रांच सिर्फ चूज करता हूं, कौन सा ब्रांच, देखो आपको दिख रहा होगा रेड वाला पार्ट जो है ये इसका ब्रांच है। और ये मैंने कहां से कहां तक चूज किया, x की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। और ये इसका रेंज क्या है, 1 to 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी फंक्शन को ऑन टू बनाना है, तो जो कोडोमेन वाला पार्ट है, सेकेंड सेट जो है, इसको आप रेंज के इक्वल ले लो, है ना। और यहां पे मैंने x पर्टिकुलरली इस तरीके से चूज किया। तो यहां पे देखो मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, -π/2 टू π/2 से लेके -1 to 1 तक, ठीक है। और अब अगर मैं फंक्शन ये लिखता हूं f(x = sin x), तो ये फंक्शन अब हमारा क्या बन चुका है, ये फंक्शन अब हमारा बाइजेक्टिव बन चुका है, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये फंक्शन आपको बाइजेक्टिव मिलेगा। और अगर ये अब बाइजेक्टिव होता है तो अब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने पर्टिकुलरली यही ब्रांच क्यों लिया, अगर मैं ऐसा ही ब्रांच यहां पे भी ले लेता, अगर मैं ये ब्रांच चूज कर लेता तो भी क्या कोई प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप ये ब्रांच चूज कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका आप π/2 से π तक का भी ब्रांच चूज कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई सा भी ब्रांच आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप का ब्रांच होता है, इसको हम बोलते हैं क्या जी, आगे हम इसको डिस्कशन करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन जैसे साइन इनवर्स फंक्शन अगर आपको कुछ भी डिफाइन करके नहीं दिया हुआ है कि कहां से कहां तक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट यही ब्रांच लेना है ना। तो अगर हमें डिफाइन करके नहीं दे कि फंक्शन, अगर उसने इनवर्स लिखा हुआ है तो किसी न किसी ब्रांच को तो उसने चूज किया होगा, है ना। या तो इस ब्रांच को चूज किया होगा, या ये वाला लिया होगा, या ये वाला लिया होगा, या ये वाला, कोई भी उसने चूज किया होगा, है ना। तो अगर कोई बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं देता है फंक्शन में, सिर्फ बोल देता है कि साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स अगर उसने बोल रखा है तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा ब्रांच चूज करेंगे, यही ब्रांच हमें चूज करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर हमारा ये फंक्शन हमारा साइन जो है ना, तो यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं कि हमने साइन फंक्शन को कहां पे डिफाइन किया, देखो साइन को मैंने डिफाइन किया -π/2 से लेके π/2 तक, और कोडोमेन को मैंने रेंज के इक्वल कर दिया, ठीक है। अगर आप ये ऐसा ब्रांच चूज करते हो साइन का, तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। और साइन के इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स से, ठीक है। और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, -1 से 1 तक, है ना। f अगर a से b डिफाइन है तो g हमारा कहां से कहां डिफाइन हो जाता है, b to a डिफाइन हो जाता है। तो ये फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 तक, क्लियर है। तो ये देखो हमारा हमने इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आपको याद होगा कि अगर f हमारा फंक्शन है तो f इनवर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही यहां पे साइन के लिए पर्टिकुलरली साइन इनवर्स टाइप का फंक्शन ही डिफाइन है, ठीक है। और साइन इनवर्स को, है ना, साइन इनवर्स x को हमें
इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर उसको 1/sin x बताना तो ये ब्रैकेट में लगा के इस तरीके से देगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स x को हम 1/sin x कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगा। तो देखो साइन इनवर्स फंक्शन जो आपका कहां से कहां डिफाइन हो गया, ये वाला पार्ट डिफाइन हो गया, है ना। तो यही चीज हमें समझना है कि फंक्शन तो साइन दिया हुआ था वो 1 1 मेनी 1 नहीं था, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रांच हमने जो चूज किया, उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हमारा फंक्शन अब क्या बन चुका है, अब हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव बन चुका, और उसका हम इनवर्स अब लिख सकते हैं, है कि नहीं। साइन इसका हम इनवर्स ये लिख सकते हैं। और इसी इनवर्स फंक्शन का ये वाला जो पार्ट होता है, जो आपका ये इसका जो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, -π/2 टू π/2, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जो आपने x चूज किया था, x हमने कहां से कहां तक चूज किया था, आपको समझ में आ रहा है ना। तो वही जो x है वही चीज हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाता है ना। अगर उसे किसी और इंटरवल में डिफाइन करना है, मान लो वो π/2 से पाई तक भी का भी ब्रांच दे सकता है ना। यहां से -π से लेके -π/2 तक का भी ब्रांच दे सकता है, ये वाला ब्रांच हम चूज कर सकते हैं। तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सा ब्रांच चूज किया है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफाइन करके नहीं देता है, तो बाय डिफॉल्ट हमें इसी को क्या एज्यूम करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एज्यूम करना है कि मैंने -π/2 से π/2 वाला ब्रांच ही चूज किया है, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ रहा हो कि हर एक फंक्शन के लिए, और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में बाइजेक्टिव नहीं है ना। जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो 6 में से कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं है जो बाइजेक्टिव है ना। और बाइजेक्टिव नहीं है तो हमें उसको पहले बाइजेक्टिव बनाना होगा, और उसके बाद हमें उसका इनवर्स बताना होगा, इस तरीके से, है ना। तो जब भी आप बाइजेक्टिव बनाओगे तो आपको कोई ना कोई एक प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच चूज करना ही पड़ेगा ऑलवेज, है ना। तो साइन के केस में प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच हम -π/2 से π/2 तक लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉस इनवर्स के लिए भी चूज करना पड़ता है, tan इनवर्स के लिए भी चूज करना पड़ता है ना, और बाकी सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबके लिए आपको एक प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच पहले डिफाइन करके बताना पड़ता है कि ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यूड डिफाइन है। अगर किसी ने कोई और ब्रांच डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यही ब्रांच लेना है। क्लियर है ना। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। इनवर्स फंक्शन का जब मैंने आपको बताया था, है ना, तो इनवर्स फंक्शन में मैंने एक पॉइंट आपको नोट करवाया था, है ना, कि क्या था, कि इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ, है ना, ग्राफ के बारे में मैंने बताया था, मिरर इमेज ऑफ f(x), है ना। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ गिवन फंक्शन, कर लो, गिवन फंक्शन अबाउट y = x लाइन, है ना। तो यानी अगर आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, y = x लाइन आप प्लॉट करो, और उस लाइन के अबाउट उस गिवन साइन का जो आपने प्रिंसिपल ब्रांच चूज किया है, उस ब्रांच का आप मिरर इमेज ले लो, वही आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ग्राफ यहां पे प्लॉट करना काफी इजी रहता है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करता हूं, आप समझने का ट्राई करना कि कैसे ये कर्व बन रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले तो हमें यह समझना है कि हमारा ब्रांच कौन सा चूज हुआ है। तो आपको तो ये पता है कि ये मेरा साइन का कर्व है, ठीक है, ये हमारा साइन का कर्व है। लेकिन इस साइन के कर्व में हम सिर्फ कौन सा पार्ट चूज कर रहे हैं, -π/2 से π/2 का ही कर्व चूज कर रहे हैं। सिर्फ यही वाला जो रेड मार्क किया है, सिर्फ रेड वाला पार्ट ही हमने चूज किया है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं यहां से अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, और देखो मैं इसको रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो जो आपका कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से आता है ना। ये देखो इस तरीके से आपका कर्व, साइन एक्स का कर्व यहां से यहां तक इस तरीके से वर्क करता है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, π/2, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा,
माइनस पाई बाई टू, है ना, ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट -1, है ना। हमें करना क्या है, एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं एक y इक्वल टू एक्स लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये y इक्वल टू एक्स लाइन का कर्व है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। और इसके अबाउट अगर आप मिरर इमेज लोगे, है ना, तो देखो ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये पाई बाई 2 वाला पॉइंट इसके अबाउट मिरर इमेज लोगे तो कहां पहुंच जाएगा, वो y एक्सिस पे चला जाएगा, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा, x एक्सिस पे पहुंच जाएगा। मिरर इमेज ले रहे हो तो सारा पॉइंट आपका इधर उधर शिफ्ट होगा, है ना। तो देखो जब आपका इसके अबाउट जब आप मिरर इमेज लोगे तो ये कर्व कैसा बनता है, कुछ ये कर्व कुछ ऐसा बनता है। देखो मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूं, ये कर्व जब आप मिरर इमेज लोगे तो सारा पॉइंट आपका इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और आप सिंपली देख सकते हो, अगर आप अपने कॉपी को 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, है ना, और बुक में आपको ऑलरेडी अच्छे से विजुअलाइज करके समझाया गया है, तो एक बार आप बुक देख लेना, ठीक है, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो कर्व आपका कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये देखो आपका कर्व इस तरीके से समझ में आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा -1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा और नीचे वाला पॉइंट हमारा -पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका कर्व है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, ठीक है। क्लियर हो रहा है ग्राफ कि ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, ठीक है। आपको बस करना क्या है कि उस पर्टिकुलर का एक जो प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच है, उस प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच को आप प्लॉट करो और उसका बस y एक्सिस के अबाउट आप उसका मिरर इमेज ले लो, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करना इजी है काफी, है ना। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ आपका इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे फंक्शंस का भी ग्राफ आपको प्लॉट करके बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का जो कर्व है वो हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स हो गया, y इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो y इक्वल टू कॉस एक्स जो बाय डिफॉल्ट वो डिफाइन होता है, सॉरी ये साइन एक्स का कर्व है ना, बाय डिफॉल्ट वो हमारा R2R में डिफाइन होता है। तो उस वाले पार्ट में तो ये क्या है, उस वाले पार्ट में तो ये मेनी वन है ना। तो पहले तो हमें इसे बाइजेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए इस वाले कर्व का कौन सा ब्रांच लिया जाता है ना, 0 से पाई का ब्रांच लिया जाता है, ठीक है। और 0 से पाई में कौन सा ब्रांच आ रहा है, देखो x की वैल्यू 0 से पाई चूज कर लिया तो हमारा ये रेड वाला ब्रांच आ रहा है, दिख रहा है आपको रेड वाला ब्रांच, है ना। ये रेड वाला ब्रांच यहां पे चूज किया, ठीक है। ये मत सोचो कि क्यों ऐसा किया गया, ठीक है ना। आप कोई सा भी ब्रांच चूज कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको सिर्फ यही ब्रांच चूज करना है, ठीक है। लेकिन कुछ भी आप ब्रांच चूज करोगे तो आपको एक बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सा ब्रांच चूज किया है, ठीक है। तो यूनिवर्सली एक चीज डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो बाय डिफॉल्ट हम ये ब्रांच लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच में डिफाइन करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा कॉस फंक्शन डिफाइन हुआ है, वो कॉस फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हुआ है, कॉस फंक्शन मेरा यहां पे जो डिफाइन हुआ है वो हम 0 से पाई से लेके -1 से 1 तक मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और इस वाले पार्ट के लिए हमारा ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, है ना। और इस पार्ट के लिए हमारा कॉस क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। और अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम इसका इनवर्स अब कैलकुलेट कर सकते हैं। और कॉस का इनवर्स हम कैसे लिखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। और ये कहां से कहां डिफाइन होगा, -1 to 1 से लेके 0 to पाई तक, है ना। आपको क्लियर हो रहा है। और इसी पार्ट को हम इसका क्या, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम किसको बोलेंगे, इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इस वाले पार्ट को बोलेंगे, है ना। अगर कोई कुछ नहीं बोलता है आपको, है ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर डिफाइन करने के लिए होगा तो हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उतना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया कि यही ब्रांच हमें चूज करना है। अब ग्राफ की बात आती है ना। तो ग्राफ तो यहां पे ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, बस आपको करना क्या है, y इक्वल टू एक्स का एक लाइन प्लॉट करना है और इसके अबाउट आपको मिरर इमेज लेना है ना। तो मिरर इमेज लोगे,
तो ये 1,0 वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 0,1 पे, सॉरी 0,1 वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 1,0 पे, और ये π,0 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, 0,π पे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ग्राफ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, है ना, बस मिरर इमेज देखना है। y = x एक पर्टिकुलर लाइन होता है और इसका प्रॉपर्टी आपको पता है कि x y कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक ना। तो देखो अगर आप इसका कर्व प्लॉट करोगे तो ये जो 0,1 वाला पॉइंट है वो y = x के अबाउट कहां पहुंच जाएगा, 1,0 पे पहुंच जाएगा, है ना। और ये π,0 जो पॉइंट है वो कहां पे पहुंच जाएगा, 0,π पे। तो ये 0,π यहां पे कहीं हो गया, है ना। अब अगर आप इसका कर्व देखोगे तो कर्व कैसा होगा, कर्व आपका इसका और कहां से कहां तक डिफाइन होगा, ये -1 से 1 तक डिफाइन होगा। तो ये इस टाइप से कर्व आते हुए यहां पे मूव करेगा, है ना। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये π/2 वाला पॉइंट है, तो यहां पे कहीं पे π/2 होगा, है ना। और यहां से जब कर्व प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आके कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, ये वाला पॉइंट 0, और ये वाला कर्व हो गया आपका, है ना। तो ये किसका कर्व है, y = cos इनवर्स x का। क्लियर है? तो यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या मैंने लिया वो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो वो चीज बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक कर्व के लिए, हर एक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें यहां पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड टाइप का कर्व है y = tan x, ठीक है। और y = tan x का आपको कर्व पता है, y = tan x भी क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है ना। इस तरीके से कर्व प्लॉट होता है, कहां से कहां के बीच में, है ना, -π/2 से, है ना, π/2 पे ये क्या दे देता है, इन्फिनिटी दे देता है। तो ये कर्व कुछ ऐसा बनता है ना। और इसी टाइप का कर्व आपको हर एक ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा, है ना। पाई के इंटरवल पे आपको ये चीज आपको हर बार दिखाई देगा, है ना। इस टाइप से बनता जाता है, और ऐसा नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव साइड में भी ऐसा बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहां पे जो डिफाइन किया गया है, फिर से हम ये वाला ब्रांच चूज कर लेते हैं, है ना, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो tan फंक्शन जो आपको यहां पे डिफाइन किया गया है ना, tan फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइन किया जाता है, tan जो डिफाइन किया गया वो -π/2 से π/2, है ना। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि π/2 पे इन्फिनिटी चला जाता है। और यहां से लेके हमें कहां तक इसको डिफाइन करना होगा tan वाले को, तो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज हमारा रियल नंबर है ना। इसका रेंज क्या है, रियल नंबर है। तो ये फंक्शन आपका कहां से कहां डिफाइन होगा, इसका रेंज कहां से हो जाएगा, तो -π/2 से लेके π/2 ओपन से लेके ये रियल नंबर तक, है ना। और इसका जब इनवर्स फंक्शन आप लिखोगे तो tan इनवर्स x कहां से कहां डिफाइन होगा, r से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। देख के बताओ समझ में आया क्या, है ना। और इसी वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, फिर इसी वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा tan इनवर्स कर्व हो गया, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फिर से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। फिर से वही चीज कि आप कोई सा भी इंटरवल चूज कर लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस तरीके से डिफाइन किया गया है यूनिवर्सली, तो हम इस पे कुछ वो नहीं कर रहे हैं। अब देखो फिर से अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, y = x लाइन एक प्लॉट करनी होगी, ठीक है। और y = x लाइन के अबाउट हमें मिरर इमेज बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो जब आप इसका मिरर इमेज बताओगे तो फिर से वही चीज है कि जो आपका देखो कर्व आपका कहां से कहां तक लिमिटेड है, कर्व आपका x एक्सिस में -π/2 से π/2 तक है। तो y जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो y वाला पार्ट कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपका -π/2 से π/2 के बीच में आपका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में ये बाउंडेड हो जाएगा, है ना। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ किस तरीके से होगा, है ना, इस तरफ से रेड से मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो यहां से कर्व आएगा, है ना, 0 से पास करते हुए, और ये इस तरीके से यहां चला जाएगा,
है ना। तो ये देखो ये आपका कर्व रेड वाला है y इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। तो ये हमारा tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो ये tan के लिए मैंने डिफाइन किया, ठीक है। वैसे ही तो हमने sin cos tan डिफाइन कर दिया, वैसे ही हमें किसके लिए डिफाइन करना है, वैसे ही हमें y इक्वल टू, अगर आप cosec इनवर्स cosec x की बात करोगे तो cosec x का ग्राफ कैसा होता है, तो cosec x का ग्राफ आपको मैंने बताया था। पहले आपको करना क्या होता है, sin x का कर्व प्लॉट करना होता है, ठीक है। और sin x के कर्व के टॉप पे आपको, है ना, आपको प्लॉट करना होता है ऊपर की तरफ, है ना। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप से, ऐसा ये, है ना। ये पाई पे क्या दे देता है, इन्फिनिटी दे देता है, तो पाई वाले पे वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दो और ये कर्व इस टाइप से कर्व्स टाइप का बनता जाता है ना। और ऐसा ही कर्व ये इस तरफ भी बनेगा इस टाइप से, है ना। ये इसको टच करते हो 1 पे टच करेगा इसको, है ना, इस टाइप से। फिर से यहाँ पे जो ब्रांच चूज किया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फिर से कौन सा चूज किया जाता है, -π/2 से लेके π/2 तक का ये वाला ब्रांच चूज किया जाता है, ठीक है। अब इस वाले ब्रांच में आप देखोगे कि जीरो वाला पार्ट हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उस पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, अब इस दोनों ब्रांच के बीच में देखो कर्व आपका कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट सिर्फ आ रहा है, ठीक है। और इस दोनों ब्रांच के बीच में देखो आपको अगर फंक्शन कॉसेक फंक्शन को डिफाइन करना हो ताकि ये फंक्शन हमारा क्या बन जाए, कॉसेक फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बन जाए, तो हमें कहां से कहां डिफाइन करना होगा, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज्ड ब्रैकेट। लेकिन इसमें से हमें जीरो को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जीरो पे ये इन्फिनिटी दे रहा है ना। और यहां से लेके कहां से कहां तक इसका जो उस फंक्शन का रेंज होगा उस रेंज पे हम इसको डिफाइन करेंगे, जिसका रेंज कहां से कहां तक है, r-1 to 1, है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे तो r-1 to 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फंक्शन आपको पता है तो हम कॉसेक इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। और कॉसेक इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा, r-1 to 1 से लेके -π/2 से π/2, ठीक है। और इसमें से हमें जीरो को माइनस करना होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या बन गया, फिर से हमारा यही प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच बन गया। तो प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच यहां पे हमारे लिए क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे लिए यहां पे ये वाला पार्ट है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू। अब अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ के लिए देखो फिर से क्या करना है, y इक्वल टू x लाइन हमें प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। और इसका मिरर इमेज लोगे तो जैसे साइन इनवर्स का मिरर इमेज होता है सेम उसी टाइप का इनवर्स होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप क्या करो, साइन इनवर्स का ग्राफ पहले प्लॉट कर लो, ठीक है। साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए इजी है क्योंकि जस्ट अभी आपने प्लॉट किया है, ठीक है। तो मैं यहां पे साइन इनवर्स का ग्राफ आपको डॉट लाइन से और ब्लैक लाइन से मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं रेड लाइन से प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये इसका कर्व इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। तो ये मेरा किसका कर्व है, साइन इनवर्स का, ठीक है। और साइन इनवर्स का कर्व अगर आपके पास आ गया तो आपको करना क्या है, बस यहीं से इस टाइप से आपको इस तरफ रेड, है ना, इस टाइप से आप प्लॉट कर दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। और यहां से मैं इसको हटा दूंगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा π/2 हो गया, नीचे में -π/2 हो गया, ये वाला पॉइंट -1 हो गया, ये वाला पॉइंट 1 हो गया, ठीक है। तो देखो आपका ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ उसके एंड पॉइंट से आप बस आपको प्लॉट करना है ज्वाइन करते हुए, ठीक है। इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, तुरंत आप प्लॉट कर पाओगे, है ना। तो ग्राफ और आप प्लॉट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही अगर y इक्वल टू सेक थीटा अगर आपको डिफाइन करना है सेक एक्स, तो सेक एक्स का कर्व भी आपको पता है कैसा होता है,
फिर से हम sin x पहले प्लॉट करते हैं, ठीक है। और sin x के टॉप पे हमें क्या करना है, sin x के टॉप पे आपको ऊपर में हमें कप्स टाइप का बनाते हुए मूव करना है ना। तो कैसा बनता है ये, इस टाइप से ऐसा मूव बनता है ना। ये कहां से कहां तक, ये कहां से कहां तक बनेगा, ये -π/2 हो गया है ना, ये π/2 हो गया, और ये फिर से पाई हो गया। और यहाँ पे फिर से आप लाइन ड्रॉ करोगे है ना, तो ये वर्टिकल लाइन में यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, और ये वाला पार्ट फिर से मैं इस तरफ वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा ही कप्स वाला पार्ट सारे पार्ट पे है, तो बाकी सारे पार्ट में मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, बस इस वाले पार्ट में मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन किया गया वो कौन सा लिया गया, 0 से पाई तक का लिया गया, ठीक है। तो 0 से पाई तक में देखो फिर से कौन सा ब्रांच आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। सिर्फ एक पार्ट इसका कवर हुआ है ना, आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे में, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना। तो जब हम सेक को डिफाइन करेंगे तो सेक को हम कहां से कहां डिफाइन करेंगे, तो सेक हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई तक तो होगा ही, है ना। 0 से पाई हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा, लेकिन उसमें से हमें कौन सा पॉइंट नहीं मिलेगा, π/2 वाला पॉइंट नहीं लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, कर्व आपका इन्फिनिटी जा रहा है, और यहां से लेके फिर से हमें रेंज इसका डिफाइन करना पड़ेगा। रेंज कहां से कहां तक होगा, ये -1 है और ये 1 है, तो r -1 to 1, जैसे कॉसेक इनवर्स का रेंज था सेम इसका भी रेंज वही होता है। तो अगर हम सेक इनवर्स डिफाइन करेंगे तो कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, r -1 to 1 से लेके 0 to पाई -π/2, ठीक है। और अगर आपने ये डिफाइन कर लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप यहां पे फिर से डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा है, ये वाला पार्ट हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। और अगर आप सेक इनवर्स एक्स का कर्व देखोगे तो सेक इनवर्स एक्स का कर्व वैसे ही बनाना इजी है। आपको करना क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का आप कर्व प्लॉट करो, और उसी के एंड पॉइंट पे फिर से आप क्या कर दो, सेक इनवर्स एक्स का प्लॉट कर दो, है ना। जैसे सेक को प्लॉट करने के लिए मैंने कॉस का हेल्प लिया था, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स को प्लॉट करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, इसका हेल्प लूंगा, है ना। तो ये हमारा कहां से कहां डिफाइन है, -1 से 1 तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना हो गया पाई, ये वाला पॉइंट कितना हो गया π/2, है ना। तो π/2 पे क्योंकि सेक की वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा, तो पाई वाले पॉइंट पे मैं इस तरीके से कर रहा हूं, और यहां को मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूं। तो देखो यहां से आप ज्वाइन करते हुए इस तरीके से प्लॉट कर दो, और इस वाले पॉइंट से इस तरीके से चले जाओ, है ना। ये वाला पॉइंट कितना है, π/2 है, और ये ब्लैक वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो सेक इनवर्स एक्स के साथ ही मैंने सेक कॉस को प्लॉट करके मैंने सेक को प्लॉट कर लिया, है ना। तो ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। एक और कर्व है हमारे पास कॉट का, ठीक है। तो कॉट का भी देख लेते हैं एक बार। तो y = cot x, है ना, और y = cot x का आपको कर्व पता होगा, कर्व कैसा होता है इसका। तो y = cot x का जो कर्व होता है वो जहां जहां पे tan 0 होता है वहां पे ये क्या दे देता है, इन्फिनिटी दे देता है ना। तो ये इस टाइप से मूव करते हुए ऐसे मूव करता है ना। ये कौन सा पॉइंट है, पाई वाला है ना। तो ये कहां पे आ जाता है, पाई पे आ जाता है। तो ऐसा ही कर्व ये इसके आगे भी देता है ना, ऐसा ही कर्व ये इसके पीछे से भी देता है, ठीक है। तो यहां पे जो कॉट का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चूज किया गया, फिर से कौन सा चूज किया गया, ये वाला पार्ट चूज किया गया, ठीक है, 0 से पाई वाला, ठीक है। तो यहां पे फिर से कॉट को अगर आप डिफाइन करोगे तो कॉट हम कौन सा ब्रांच लेंगे, 0 से पाई ओपन लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से लेके आपको कहां तक जाना पड़ेगा, रियल नंबर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉट इनवर्स हमारा कर्व कहां से कहां डिफाइन होगा, रियल नंबर से लेके 0 से पाई पे
ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहां पे देखना कि ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, क्योंकि 0 और पाई पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसलिए हम इसको उस पे हमें ओपन रखना पड़ेगा। और यही हमारा कॉट इनवर्स एक्स का कर्व हमारा समझ में आ गया। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और अगर आप इसका कर्व प्लॉट करना चाहोगे तो करना क्या होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन ले लो और y इक्वल टू एक्स लाइन के बाद इसका मिरर इमेज प्लॉट कर लो। ठीक है, तो फिर से मैं देखो प्लॉट करके दिखाता हूं आपको। ये कर्व हमने कहां से कहां तक लिया था, 0 से पाई तक लिया था प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। इसका मतलब y एक्सिस इसका कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई तक लाई करेगा। क्लियर है, यानी पाई पे ये फिर से इन्फिनिटी चला जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। और जब आप इसका कर्व प्लॉट करोगे तो रेड से मैं प्लॉट कर देता हूं, रेड पे जब प्लॉट करोगे तो ये इस टाइप से आएगा, है ना, ऐसे यहां चला जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, π/2 हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कर्व को हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारा कर्व मैंने प्लॉट करके दिखा दिया। ये क्या हो गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स हो गया, है ना। मैंने आपको सारा कर्व प्लॉट करके दिखा दिया। हर एक फंक्शन का मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आपको प्लॉट दिखा दिया कि कौन कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया गया है ना। अब मैं क्या करता हूं, एक टेबल आपको बना देता हूं ताकि ये सब कुछ आपको एक जगह पे दिख जाए। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो यहां पे मैं इनवर्स फंक्शन लिखूंगा इस तरफ। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का यहां पे मैं डोमेन लूंगा और इनवर्स फंक्शन का मैं रेंज डिफाइन करूंगा। ठीक है, क्लियर है। और इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वही क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। तो प्रिंसिपल इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पहला मैं ले रहा हूं साइन इनवर्स, है ना। तो साइन इनवर्स हमारा कहां कहां पे डिफाइन होता है, साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन हम कहां से कहां तक लेंगे, -1 से 1 तक, समझ में आ रहा है। और रेंज कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का कहां से कहां तक होगा, इसका भी -1 से 1 तक होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इसका कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से पाई तक लेते हैं। क्लियर है। वैसे ही थर्ड हमने tan इनवर्स देखा था, तो tan इनवर्स एक्स कहां से डिफाइन होगा, डोमेन इसका R हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स एक्स है और इसका -π/2 से लेके π/2 तक ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, सबका मैंने डिटेल में बना दिया, बस मैं यहां पे टेबल क्रिएट कर दे रहा हूं। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, R -1 to 1, है ना। और रेंज हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2। सेम वही जो साइन का है, लेकिन इसमें से हमें कौन सा माइनस करना पड़ेगा, 0 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स है हमारे पास। सेक इनवर्स एक्स के लिए भी डोमेन क्या होगा, सेम यही होगा। और इसका रेंज हम कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, सेम जैसे कॉस इनवर्स का था, लेकिन इसमें से हमें π/2 को माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि π/2 पे ये इन्फिनिटी चला जाएगा तो कोई पॉइंट हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, कहां पे क्लोज्ड है कहां पे ओपन है उस चीज का ध्यान रखना आप। और कॉट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। और रेंज कहां से कहां तक डिफाइन होता है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सबका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही वाला है। ठीक है, तो ये वाला ब्रांच हमें सबके लिए ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट डिफाइन नहीं होता है कि कहां पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके नहीं देगा कि कहां से कहां डिफाइन है, इसलिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबका पता होना चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिख पाओ, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स, अगर आपको इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज क्या है, तो अगर आप इसके यूज के बारे में देखोगे तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है, ठीक है, कोई मुझसे अगर डायरेक्टली ये पूछता है कि ये बताओ, जैसे मैं एग्जांपल कुछ ले लेता हूं,
आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू अगर कोई मुझसे बोलता है तो मुझे पता है कि ये एक्चुअली में क्या है, थीटा की वैल्यू है ना। तो ये साइन इनवर्स एक्स वाला पार्ट कहां से कहां लाई करना चाहिए आपका, -π/2 से π/2 लाई करना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, थीटा के इक्वल है ना। तो ये जो थीटा है आपका, ये कहां पे लाई करना चाहिए, और इसको अगर आप y मान लो तो ये जो आपका y है, ये y कहां पे लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, है ना। तो अगर आप इसको, अगर आपको सॉल्व करने में, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्टली तो हमें कुछ पता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आप थीटा के इक्वल मान लो, है ना, और इनवर्स को आप ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लो। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √1/√2। तो यहां से थीटा आप कितना बोल सकते हो, π/4, है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू आप कितनी बताओगे, π/4। क्या π/4 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हम इसके आंसर को π/4 बोल सकते हैं, है कि नहीं, समझ में आ गया। इसको हम -π/4 से π/4 के बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर हमें कोई दूसरे टाइप का फंक्शन देता है और पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें कैसे निकालना होगा, है ना। तो उस केस में भी हमें यही सब चीजें ध्यान रखनी है कि जो आप आंसर निकाल रहे हो, है ना, जो आप आंसर निकाल रहे हो वो आंसर आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, है ना। अगर उसमें लाई नहीं करेगा तो आप उसका आंसर डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, है ना। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो इसको आप थीटा एज्यूम करके सॉल्व कर लो, है ना। तो यहां से cos इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है ना, cos इनवर्स ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, π/3 के इक्वल, है ना। और ये cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से π। तो देखो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आपका आंसर आया है, ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। यहां पे भी जो आपका आंसर आया है, ये आंसर भी आपका क्या है, करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है। अगर कोई मुझसे ये बोलता कि cos इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू कितनी होगी, है ना, cos इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू कितनी होगी, तो -½ यहां पे दिया हुआ है, तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वल टू थीटा मान लेंगे, है ना। तो इसको आप इक्वल टू थीटा करके सॉल्व करोगे तो cos थीटा कितना हो गया, -½ और ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन निकालना आपको आता है ना, ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन निकालना आता है। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस टाइम्स cos π/3, समझ में आ रहा है। और ये माइनस है तो cos को cos से कंपेयर करना है, जिसको हम क्या लिख पाएंगे, cos कहां पे नेगेटिव होता है, π - π/3 और cos π + π/3। ये देखो दोनों आंसर हमारे पास है। तो यहां से जब आप थीटा सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2π/3 भी होगी और 4π/3 भी होगा। तो हम यहां पे इसका कौन सा आंसर करेंगे, इसका हम ये वाला आंसर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है ना। तो सिर्फ इसका आंसर कितना होगा, 2π/3 होगा। समझ में आया क्या, है ना। ये वाला पार्ट हमने क्यों हटा दिया, समझ में आ गया, क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली वहां पे नहीं लिख पाओगे, है ना, डायरेक्टली आप आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो साइन इनवर्स ऑफ -½ है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको साइन थीटा इक्वल टू -½ सॉल्व करूंगा, है ना। इसको थीटा इक्वल टू थीटा मान लो और साइन थीटा इक्वल टू -½ इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन ऑफ π/6, है ना। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू, देखो इसको मैं 3 आंसर यहां से निकाल सकता हूं, साइन ऑफ -π/6, ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं π + π/6 भी लिख सकता हूं, और इसको मैं साइन ऑफ 2π - π/6 भी लिख सकता हूं, है ना। आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना। तो यहां से थीटा की कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास आई, थीटा की वैल्यू -π/6 आ गई, यहां से 7π/6 आ गया, सेकंड वाले से 7π/6 आ गया, और यहां से 11π/6 आ गया, है ना। अब इस तीनों में से कौन सा आंसर होगा,
इस तीनों में से ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ कौन सा आंसर होगा, -π/6 होगा। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली कितना बोल सकते हैं, -π/6। क्यों ये आंसर हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ वही आंसर चूज करना है जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा हूं, है ना। ये सारा इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया, है ना। तो हमेशा हमें किसी भी फंक्शन के लिए कुछ भी दिया रहे, आप उसको क्या करो, आप उसको सॉल्व करो और देखो कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक्चुअली में कहां से कहां पे लाई कर रहा है ना। जिस ब्रांच में लाई करेगा वहां पे आप उस वाले वैल्यू को पुट कर सकते हो। क्लियर है ना। तो सारा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालते हैं और कैसे हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चूज करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। जब भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया उसको आप थीटा के इक्वल मान लो, है ना। और वहां से थीटा जो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट था, है ना, इनवर्स वाला पार्ट आपका कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, इनवर्स वाला पार्ट आपका कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। और ट्रिगोनोमेट्री में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, है ना। सॉल्यूशन निकालना आपको आता है, अगर याद नहीं है तो एक बार पहले 11th वाला पार्ट एक बार रिवाइज कर लेना कि हम कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो वहां से आप सॉल्यूशन निकालना सीख जाओगे। तो यहां पे भी आपको एक्चुअली में सॉल्यूशन ही निकालना है ना, लेकिन इनवर्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपको करना क्या है कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, मान लो अगर मैं ले लेता हूं cot इनवर्स ऑफ -1/√3। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन दिया जाता है आप क्या करो, इसको इक्वल टू थीटा मान लो, है ना। और इक्वल टू थीटा मानोगे तो कॉट थीटा कितना हो गया, -1/√3। अगर आप कॉट में कंफर्टेबल हो तो ठीक है, कॉट में कंफर्टेबल नहीं हो तो tan में चले जाओ, है ना। और यहां से बस हमें थीटा ही तो कैलकुलेट करना है ना। तो थीटा जब यहां से कैलकुलेट करोगे तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि थीटा हमारा कहां से कहां लाई करना चाहिए। कॉट इनवर्स हमारा कहां से कहां डिफाइन है, 0 से पाई के बीच में डिफाइन है ना। कॉट हमारा कहां से कहां डिफाइन है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट में डिफाइन है। ठीक है, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3 होगा। चेक करना आप, यहां से 2 आंसर आएगा लेकिन 2 आंसर में से एक आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है ना, एक्सरसाइज 2.1 में बस इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू वो किसी पार्ट में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना। तो आप एक्सरसाइज 2.1, है ना, एक्सरसाइज 2.1 आप कंप्लीट करो, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपली जो आपने अभी तक ग्राफ पढ़ा है और जो प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच आपने पढ़ा है, बस हर एक क्वेश्चन में हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो उसी में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे हमारा आंसर, है ना। तो उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का शीट मिला है वो शीट भी आपको इस वीक में जल्दी से कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछते रहो, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कशन करते रहें क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर उसका आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करो और अभी तक हमने जितने भी ग्राफ वगैरह पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, है ना, कहां से कहां हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन डिफाइन है, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज आप एक बार खुद से घर पे प्लॉट करना, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन खुद से डिफाइन करो, खुद से कर्व प्लॉट करो, साइन का, कॉस का, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और उसका इनवर्स का ग्राफ आप प्लॉट करने का ट्राई करो, क्योंकि जब हम आगे यूज करेंगे इसको तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आपके लिए क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम आगे इसको आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय।